नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। आज एक खास बात और उसी खास बात पर सबसे ज्यादा बात होगी। खास बात यह कि सवाल सारी दुनिया के सामने है, जब सैयद नसरुल्लाह की हत्या कर दी गई, मार दिया गया उनको, उसके बाद सबको यह लग रहा था कि अब यह लड़ाई रुक जाएगी। सबको यह लग रहा था कि हिजबुल्लाह इतना कमजोर हो चुका है कि अब वो लड़ाई नहीं लड़ेगा, अब वो इजराइल का मुकाबला नहीं कर पाएगा। यही सारा कुछ हुआ था जब इस्माइल हानिया की हत्या हुई थी ईरान में, और उसके बाद याह्या सिनवार की हत्या हुई गजा के अंदर। सवाल यह है कि इतने सब कुछ के बावजूद हालात वहां कैसे पहुंच गए कि अब इजराइल के सैनिक, इजराइल की आर्मी कह रही है बेंजामिन नेतन्याहू से कि कैसे भी सीज फायर कर लो। उसके बावजूद हालात यहां तक कैसे पहुंच गए कि ना तो ईरान कमजोर पड़ा है, ना कहीं हमास कमजोर पड़ा है और ना ही लेबनान कमजोर पड़ा है। लेबनान लगातार हमले कर रहा है, लगातार ठिकानों पर हमला कर रहा है आर्मी के साथ में। जो आईओएफ के जहाज आ रहे हैं उनको वापस भेज रहा है। और अब हालत यह है कि नॉर्थ इजराइल, जिसके लोगों को वापस बुलाने के लिए कहा था नेतन्याहू ने कि यह जंग हम इसलिए कर रहे हैं कि नॉर्दर्न एरिया से जो लोग अपने घर छोड़ छोड़कर वापस लौट चुके हैं वो सारे के सारे लोग वापस आ सकें। और हालात अब यह हैं कि नॉर्दर्न इजराइल से और ज्यादा लोग शहर छोड़कर जा चुके हैं। हाइफा, जो सबसे बड़ा पोर्ट है इजराइल का, जहां से सबसे ज्यादा व्यापार होता है, वहां जहाज लगे हुए हैं। इतने हमले हो रहे हैं, इतने रॉकेट्स गिर रहे हैं कि हाइफा की जिंदगी मुश्किल हो गई है। तेल अवीव के ऊपर भी हमले हो रहे हैं और पूरा इजराइल जंग में चारों तरफ से घिरा हुआ है। आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्यों हुआ, उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि कौन है हिजबुल्लाह का नया चीफ, नईम कासिम। दरअसल हिजबुल्लाह और हमास और इजराइल को जब आमने सामने रख के आप देखते हैं तो दो बातें हमेशा याद रखिए। इजराइल लड़ाई लड़ रहा है जमीन कब्जा करने की, दूसरों की जमीनें कब्जा करने की लड़ाई लड़ रहा है, जबकि फलस्तीनी और लेबनान के लोग अपनी जमीन से इजराइल को हटाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जब आप हक की लड़ाई लड़ते हैं तो जान बहुत छोटी चीज बन जाती है। जब हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो 20-20, 21-21 साल के हमारे नौजवान बिना अपने जान की चिंता किए अंग्रेजी शासन से भिड़े हुए थे। और जब कोई अपने जान की फिक्र कर देना छोड़ देता है तो उसको हराना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। यही हो रहा है इस समय मिडिल ईस्ट में। लगातार लोगों के मारे जाने, घरों के तबाह होने और बाकी सबके बावजूद लगातार नए नए लोग आ रहे हैं, कमान संभाल रहे हैं और लड़ाई जारी है। लड़ाई गजा में भी जारी है, लड़ाई लेबनान में भी जारी है। अगर नईम कासिम साहब की हिस्ट्री देखें कि ये हैं कौन, तो जन्म तो इनका 1953 में हुआ था। इनकी शुरुआत होती है बेसिकली जो लेबनान में अमल मूवमेंट शुरू हुआ था उससे इनकी शुरुआत होती है। उस समय ये स्टूडेंट हुआ करते थे। अमल मूवमेंट शियाओं का बड़ा मूवमेंट था जिसने लेबनान के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई और कासिम साहब वहां से ही एक सीरियस लीडर की तरह उभरना शुरू होते हैं। उनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो सुन के आपको आश्चर्य होगा। वो केमिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं, केमिस्ट्री की उन्होंने पढ़ाई की है और उसके बाद वो लगातार स्टूडेंट मूवमेंट में एक्टिव रहे हैं। जब लेबनीज मुस्लिम छात्र संघ बना था तो वो उसके नेता थे, उन्होंने ही बनाया था, वही फाउंडर थे। और 1970s में मैंने आपको बताया कि वो अमल मूवमेंट से जुड़ गए और अमल मूवमेंट में बहुत सक्रिय रहे। और उसके बाद जब हिजबुल्लाह बनना शुरू होता है तो हिजबुल्लाह के साथ वो एक्टिव होते हैं। हिजबुल्लाह के साथ एक्टिव होते हैं, चाहे वो 1983 का वार हो, चाहे 2006 का वार हो, दोनों लड़ाइयों में वो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। और लड़ाई के साथ साथ चूंकि वो बेहद पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्होंने हिजबुल्लाह को लेकर जब बहुत सारी गलत चीजें सारी दुनिया में फैलाई जा रही थी, हिजबुल्लाह ये है, हिजबुल्लाह वो है, तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब लिखी, हिजबुल्लाह द स्टोरी विद इन। आप कह सकते हैं कि ये एक इकलौती किताब है हिजबुल्लाह के बारे में जो हिजबुल्लाह के ही एक आदमी ने लिखी। और आदमी नहीं, बेहद इंपॉर्टेंट लीडर जो अब हिजबुल्लाह के चीफ हैं, नईम कासिम, उन्होंने लिखा है। इसके 8-10 एडिशंस हो चुके हैं। अंग्रेजी में यह किताब बड़ी आसानी से अवेलेबल है। अगर आप हिजबुल्लाह को जानना चाहते हैं तो इस किताब को कायदे से पढ़ सकते हैं।
जब हिजबुल्लाह बना तो ईरान में क्रांति हो चुकी थी, इस्लामिक क्रांति हो चुकी थी। जो अमेरिका का पिट्ठू शाह था उसको भगाया जा चुका था, उसकी जगह पर आयतुल्लाह खुमैनी बड़े नेता बनकर उभरे थे, लौट के आए थे। वो देश के बाहर थे, देश से लौट के आए थे और ईरान में एक मूवमेंट शुरू हुआ और ईरान में एक तरह का आप कह सकते हैं कि बड़ा चेंज आया। अब इस चेंज से कोई सहमत हो सकता है, कोई इसको गलत कह सकता है, ये आपके ऊपर है, लेकिन इसका रिश्ता बना हिजबुल्लाह के साथ और हिजबुल्लाह और आप कह सकते हैं कि ईरान के बीच का रिश्ता हिजबुल्लाह के बनने के साथ ही शुरू होता है और आज तक चलता है। इसमें नईम कासिम साहब का एक बड़ा रोल यह है कि ईरान के साथ कोऑर्डिनेट करने का जो काम है वो उन्होंने लगातार हिजबुल्लाह के लिए किया है। 1991 में यानी 1991 में जो उस समय हिजबुल्लाह के चीफ थे अब्बास अल मुसावी, उन्होंने कासिम साहब को हिजबुल्लाह का उप महासचिव पहली बार बनाया था और इस तरह से वो हिजबुल्लाह के लीडरशिप में आप कह सकते हैं शामिल होते हैं। बाद में अल मुसावी जो हैं वो मारे गए थे, इजराइल ने उनको मार दिया था और उसके बाद नसरुल्लाह बनते हैं पार्टी के चीफ और मारे जाने तक वो भी पार्टी के चीफ बने रहते हैं। नसरुल्लाह साहब के जमाने में कासिम को ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल मिलने शुरू होते हैं और वो शूरा जो वहां की है, शूरा काउंसिल जो है, उसके मेंबर बनते हैं। 2018 में ट्रंप ने हिजबुल्लाह के ऊपर बैन लगाया था, उसको आतंकवादी संगठन घोषित किया था। उस समय चूंकि वो शूरा के मेंबर थे, इंपॉर्टेंट लीडर थे, तो जाहिर तौर पर उनके ऊपर भी प्रतिबंध हो गया, विदेश यात्राएं वगैरह उनकी मुश्किल हो गई, लेकिन वो लगातार एक्टिव रहे हिजबुल्लाह के अंदर। उनका जो मुख्य काम था मैंने बताया थ्योरी का था और दूसरा मतलब ट्रेनिंग का था और दूसरा काम उनका ईरान के साथ रिश्ते बनाए रखने का था। अब जब इनको चीफ बनाया गया हिजबुल्लाह का तो बहुत सारी बातें इजरायली मीडिया में आई और इजरायली मीडिया में बहुत सारा भरम फैलाने की कोशिश की गई कि अब शायद लड़ाई कमजोर हो जाएगी वगैरह वगैरह, लेकिन उन लोगों को पता था, पता होके भी झूठ बोल रहे थे। हकीकत यह है कि उनको कहीं से सॉफ्ट लाइनर नहीं माना जाता है, वो भी हार्ड लाइनर लीडर रहे हैं। नसरुल्लाह के बाद नंबर 2 के लीडर रहे हैं और नसरुल्लाह ने जो जो डिसीजन लिए, जो जो निर्णय लिए, उन सब में वो भी शामिल रहे। तो गजा को सपोर्ट करने के मामले में नसरुल्लाह से वो जरा सा भी पीछे नहीं थे। इसलिए ये बिल्कुल तय था कि जब उनको बनाया गया चीफ तो लड़ाई इसी स्पीड से जारी रहेगी, बल्कि और तेज होगी। जिनको शक था उनका शक दूर करने के लिए उन्होंने पहली बार एक पब्लिक भाषण दिया। मतलब चीफ बनने के बाद पहली बार एक पब्लिक भाषण दिया। उसके पहले वो 2-3 बार पब्लिक भाषण दे चुके हैं। इस भाषण की एक खूबी तो ये थी कि लेबनान की बोलचाल वाली भाषा की जगह उन्होंने सीधे अरबी में बात की, जिससे ये बात पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में पहुंच जाए। मिडिल ईस्ट के जितने भी मुल्क हैं वहां जो लोग इस बात को सुने उसको कायदे से समझ जाएं कि वो कहना क्या चाह रहे थे। और इसमें जो सबसे बड़ी बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि मुझसे ये मत पूछिए कि हम लोग गजा के सपोर्ट में क्यों हैं। ये सवाल ही बेकार है, क्योंकि अमेरिका और लेबनान के अंदर भी कुछ जो इजराइल के पालतू नेता हैं वो कह रहे हैं कि गजा के चक्कर में आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमसे ये ना पूछिए कि हम गजा का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, पूछिए उन लोगों से जो गजा का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जगह इतनी तबाही हो रही है, एक जगह इतना अत्याचार हो रहा है और वो खामोश बैठे हुए हैं, वो गजा का सपोर्ट नहीं कर रहे। यानी सीधे सीधे न केवल दुनिया के दूसरे बल्कि खास तौर पे अरब मुल्कों से उन्होंने ये सवाल पूछा है कि आखिर आप गजा का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे। हमारे ऊपर उंगली उठाने से पहले आप खुद पर उंगली उठाइए और सोचिए कि आखिर आप गजा का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे। अरब मुल्कों के बारे में मैं बहुत सारी बातें पहले भी कर चुका हूं, आगे भी करता रहूंगा। कुछ चेंज तो बहुत साफ दिखाई दे रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि सऊदी अरबिया ने जिस तरह से इजराइल वाले हमले के तुरंत बाद इजराइल की मलामत की, या फिर जो सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस हैं वो दुनिया भर के 80 से ज्यादा देशों से ताल्लुक कर चुके हैं, उनसे बात कर चुके हैं आजाद फलस्तीन की डिमांड के लिए, या फिर वहां के जो विदेश मंत्री हैं उनका अभी जो बयान आया कि जब तक इजराइल ये हरकतें करता रहता है, जब तक अपना जेनोसाइड जारी रखता है फलस्तीन के अंदर, तब तक उससे किसी भी तरह का रिश्ते का नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ये थोड़ा बदलाव तो दिखाई देता है, भले ये ऊपर का बदलाव हो, अंदर से बदलाव ना आया हो, भले इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो हो वहां की आवाम का गुस्सा हो, लेकिन ये तो हकीकत है कि जबान तो कम से कम सबकी बदली है। आप देखिए एर्दोगन जो नाटो का मेंबर है,
ऐसे उसने हमेशा अमेरिका की सहायता की है, ऐसे उसने हमेशा इजराइल की सहायता की है। इजराइल के साथ जो व्यापार है, तिजारत है, वो लगातार जारी रखे हुआ था। अभी कुछ दिन पहले उसने ये बंद किया है, लेकिन बयान तो लगातार वो फलस्तीन के सपोर्ट में दे रहा है। लगातार ये बात कह रहा है कि फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो जेनोसाइड है। लगातार इजराइल की मलामत कर रहा है। जॉर्डन के शाह पूरी तरह से अमेरिका के गुलाम रहे हैं, ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं हमेशा से, लेकिन उनके भी कुछ बयानात तो ऐसे आए ही हैं जो सुनकर लगता है कि अरे ये भी बयान दे रहे हैं। कारण वही है, हुक्मरान का प्रेशर बहुत है। और साथ में ईरान ने बहुत क्लियर किया हुआ है कि अगर कोई भी इजराइल के साथ खुलकर खड़ा होता है तो उसके लिए दिक्कत पैदा होगी। अभी आप हाल में जानते हैं टर्की का किस्सा, जर्मनी का शिप था जिससे आ रहे थे बहुत सारे हथियार इजराइल के लिए। बाकी किसी भी मुल्क ने अपना पोर्ट देने से इनकार कर दिया। कहा यह गया कि इजिप्ट ने अपना पोर्ट दिया था, उसके बाद वहां बवाल शुरू हो गया। उसके बाद ऑफिशियल लेटर आया कि इजिप्ट ने कहीं कोई अपना पोर्ट इजराइल को दिया नहीं है, इजराइल के हथियार के लिए नहीं दिया है। अब हकीकत क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन पब्लिकली ये कहना पड़ रहा है कि हमने अपने पोर्ट का इस्तेमाल नहीं करने दिया है जर्मनी के उस जहाज को जो इजराइल में हथियार लेकर जा रहा था। तो ये भी अपने आप में चेंज है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही। जब अपना भाषण दिया, नईम कासिम ने पहला भाषण दिया तो बहुत सारी बातें कही। सीधे सीधे अमेरिका की तरफ उंगली उठाकर कहा कि इजराइल असल में अमेरिका की मदद से लेबनान के नागरिकों का संहार कर रहा है। आप जानते हैं कि जो जमीनी लड़ाई चल रही है उसमें वो लगातार पीछे हट रहा है। लगातार लेबनान उसके जहाजों को पीछे भेज रहा है, लगातार उसका नुकसान हो रहा है, लगातार मरकावा टैंक या हरमस ड्रोन उसके नुकसान हो रहे हैं। लेकिन एक जगह उसको एडवांटेज है, उसका पूरा फायदा उठा रहा है कि जहाज से लगातार वो बेरूत के साउथ में या गांवों में, इन बेका में, इन सारी जगहों पर लगातार हमला करके जानो माल का नुकसान पहुंचा रहा है। इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि यह सीधे अमेरिका की मदद से पॉसिबल हो रहा है। साथ में उन्होंने धमकी दी है कि हिजबुल्लाह इजराइल के अंदर घुसने के लिए तैयार है और वो लंबी जंग के लिए भी तैयार है। यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि इजराइल में लगातार नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है कि वो किसी भी तरह से सीज फायर करे। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि सीज फायर का जो प्रपोजल दिया जा रहा है वो एक तरह से वो सारा कुछ बातचीत की टेबल पर हासिल करने के बारे में है जो वो जंग से हासिल नहीं कर पा रहा है। यानी वहां के एयर स्पेस में खुले कभी भी चले जाने की इजाजत, हिजबुल्लाह को पीछे लौटने की और उसके बाद डिसआर्म करने की इजाजत की, हिजबुल्लाह को पूरी तरह से डिसआर्म किया जाए, उसके सारे हथियार छीन लिए जाएं, उसको खत्म कर दिया जाए, ये सारा कुछ वो शर्त रख रहा है। इसी के बरक्स बिल्कुल साफ साफ उन्होंने कहा है कि हिजबुल्लाह लंबी जंग के लिए तैयार है। नसरुल्लाह ने जो रास्ता तैयार किया था हम उसी रास्ते पर चलेंगे और हिजबुल्लाह लगातार गजा का समर्थन करता रहेगा। साथ ही उन्होंने इजराइल को याद दिलाई है कि जैसे 2006 में हमने आपको बेरूत से खदेड़ते खदेड़ते इजराइल के अंदर भेज दिया था, लेबनान से बाहर भेज दिया था, वैसे ही इस बार भी हम आपको जंग में हराएंगे। और 2006 से बहुत कुछ बदला है। 2006 में ईरान डायरेक्टली शामिल नहीं था, इस बार इजराइल ने ईरान को भी इस जंग में खींच लिया है। 2006 में रशिया इजराइल के साथ था, आज रशिया और चाइना ईरान के और ईरान की वजह से हिजबुल्लाह यानी कि लेबनान के साथ है। सीरिया में जो रशियन ठिकाने हैं उस पर लगातार इजराइल ने हमले किए हैं और इसके चलते रशिया कभी भी वहां से इजराइल पर हमले कर सकता है। वो पहले ही कभी न्यूक्लियर वार की चुनौती दे रहा है, कभी सीधे अमेरिका और नाटो के मुल्कों को चुनौती दे रहा है कि अगर आपने हमारे यहां हमला करने की कोशिश, यूक्रेन की तरफ से हमला करने की कोशिश की तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। यूरोप के किसी भी नाटो मेंबर के यहां फिर हम कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। अभी पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि जब उससे पूछा गया कि आपके यहां नॉर्थ कोरिया के सैनिक कैसे पहुंच गए मदद करने के लिए, तो उसने बहुत साफ कहा था कि जब अमेरिका इजराइल की और यूक्रेन की मदद करने के लिए कहीं भी पहुंच जाता है तो जो हमारे साथ के लोग हैं वो क्यों नहीं पहुंचेंगे। ये पूछने वाला अमेरिका कौन होता है। एक बयान आया था जिसमें कहा था कि पूरे के पूरे मुल्क तबाह कर देने वाला, लोगों के घर तोड़ देने वाला अमेरिका, उसमें मदद करने वाला अमेरिका किसी भी तरह से हमको कोई शिक्षा मत दे, हम उससे कोई सीख नहीं लेना चाहते हैं।
यूक्रेन वाले मामले में आप जानते हैं कि पूरे नाटो और पूरे अमेरिका के समर्थन के बावजूद रशिया से पार नहीं पा रहा है यूक्रेन। रशिया लगातार यूक्रेन के नए नए शहरों को कब्जा करता जा रहा है। तो जाहिर तौर पर अमेरिका के अंदर अब वो ताकत, वो मजबूती नहीं है जो आज के 20 साल पहले थी, और इसलिए भी कि रशिया और चाइना इतने मजबूत हो गए हैं कि अब वो उसको चुनौती दे सकते हैं। मैंने पिछले दिनों आपको बताया था कि कैसे एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी ने जब ताइवान में ड्रोन भेजे, अमेरिका ने जब उस कंपनी के ड्रोन ताइवान में भेजे, तो चाइना ने उस कंपनी के ऊपर सैंक्शन लगा दिया। अमेरिका अभी तक सबके ऊपर सैंक्शन लगाता था, इस बार चाइना ने उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया। नतीजा ये कि ड्रोन बनाना मुश्किल हो गया। और जब ये मुल्क खड़े हैं ईरान के साथ और हिजबुल्लाह के साथ, तो जाहिर है बहुत बड़ी लड़ाई में जाने से पहले अमेरिका भी 100 बार सोचेगा। तो नईम कासिम के बारे में 3-4 चीजें बहुत क्लियर। पहली बात तो यह कि यह कोई नए आदमी नहीं है, हिजबुल्लाह की पैदाइश से उसके साथ जुड़े हुए हैं। दूसरी बात यह कि नसरुल्लाह के समय ये नंबर 2 थे, तो जाहिर तौर पर जितने निर्णय लिए गए उसमें शामिल रहे हैं। तीसरी बात यह कि पढ़े लिखे बहुत ज्यादा जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सॉफ्ट हैं। इनकी भी लाइन वही है जो नसरुल्लाह की लाइन है, तो इनके रहते ये उम्मीद करना कि लड़ाई हल्की होगी, ये बिल्कुल बेकार है। चौथी बात यह कि ईरान के जब विदेश मंत्री खुद अपना जहाज चला के आए थे लेबनान में, तो कई लोगों को लगा था कि आखिर अपना खुद का जहाज चला के क्यों आए। उसका सबसे बड़ा कारण था कि उस समय तक इनको चीफ चुना जा चुका था और इनको कैसे भी लेबनान से बाहर निकालना था। ईरान के विदेश मंत्री अपने साथ इनको ईरान लेकर गए हैं ताकि इजराइल निशाने पर ना ले सके। तो ये बहुत कोऑर्डिनेटेड, बहुत सोच समझकर लिया गया फैसला है। इसके क्या असरात होंगे, आगे लड़ाई किस तरफ जाएगी, इस पर मैं लगातार अपडेट करता ही रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर लगे कि ये वीडियो ज़रूरी हैं तो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को और उन लोगों को भी पहुंचाइए जो गोदी मीडिया की चपेट में है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।